अकेले काफी नहीं है मुझे डिफीट करने के लिए। वांग युन देख रहा होता है तो लू जंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है। वांग युन बोलता है अच्छा तुम ऐसे जाते तो मुझे ब्लेम मत करना। फिर लू जंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को वांग युन की तरफ भेज रहा होता है। वांग युन अपने स्पीयर से सिंपल से स्लाइस करता है और जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो फैंटम्स होते हैं उनकी बस से जो ब्लैक कलर की इंक जैसी मिस्ट होती है वो उसे घेर लेती है। वांग युन सोच रहा था कि अब ये क्या करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्पल्स होते ही क्लाउड क्यों नहीं गायब हो रहे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है लू जंग ने पर्पसली किया हुआ है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि लू जंग क्या सोच रहा होगा, हम इस डुअल को कैसे देख पाएंगे अगर ये एनर्जी सामने आ जाएगी हमारी आंखों के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, कंपटीशन जो होते हैं वो कंपटीशन ही होते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं होती है दूसरों को देखने के लिए। तो एक बोल रहा था कि लू जंग ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उसके पास पक्का ही कोई ना कोई ट्रिक होगी इसको हराने के लिए। वांग युन जो होता है उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता अपने आसपास। वांग युन अपनी इनिशिएट एनर्जी को उस मिस्ट में भेज देता है और वो बोल रहा था कि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो डिमोनिक एनर्जी है वो किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो जो वांग युन ने अपनी एनर्जी छोड़ी होती है वो लू जंग अपनी मिस्ट से उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। वांग युन बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपनी डिमोनिक एनर्जी से, पर मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करोगे वो बेकार है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने। फिर हमें लू जंग दिखाया जाता है, उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि अब कोई नहीं देख सकता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वांग युन अपने स्पीयर से अटैक करने लगा होता है, वो अटैक कर देता है ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक और एक खतरनाक सी थ्रस्ट लू जंग की तरफ कर देता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और बहुत खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लू जंग तो पक्का खत्म हो जाएगा अब। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ जीतना तो बड़ा ज्यादा मुश्किल और आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लू जंग को पक्का बहुत ज्यादा शौक लगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, ये बड़ी ज्यादा शेम की बात है। इतना ज्यादा टाइम हो गया कि जो ड्रिजल पीक था उसके पास इतना ज्यादा अच्छा डिस्पल आएगा। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ ये शेम की बात है, इतना ज्यादा टाइम हो गया था ड्रिजल पीक के पास, इतनी ज्यादा टाइम के बाद एक गिफ्टेड डिस्पल आया था। इंस्ट्रक्टर वैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जोइन बोल रहे थे कि टीचर वैन इनकी बातें मत सुनो, जो लू जंग है वो हमेशा मिरेकल्स को क्रिएट करता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल तो सकते हो पर अभी जो हो रहा है उसको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो जोइन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि लू जंग अभी एक और मिरेकल को क्रिएट कर सकता है। उस स्मोक में से इतनी खतरनाक सी वाइब्रेशन और एक्सप्लोजन और नॉइस आ रही होती है कि जो रेफरी होता है वो भी बेहोश हो जाता है वहां पे। एल्डर जो सोच रहा होता है ये सही नहीं है, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पल्स की सेफ्टी को। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है और जो बैरियर होता है उसे रिपेयर कर रहा होता है बार बार, पर फिर भी उससे कुछ असर नहीं हो रहा होता। जो डिस्पल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं दर्द से, वो बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा दर्द मैंने कभी नहीं सहा है। वो टियानमी के साथ जो डिस्पल होता है जो कि टॉप 3 में होता है उसके साथ उसके भी थोड़े पसीने छूट जाते हैं। पीटियानिया अपने बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन अटैक को यूज करता है और अपने अराउंड शील्ड क्रिएट कर लेता है। हुआ टियानमिंग भी थोड़ी सी मुश्किल में होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंस से खुद को शील्ड कर रहा होता है। फिर जो पैट्रियाज होता है वो भी अपने थ्रोन से उतर के नीचे आ जाता है और एल्डर जू के पास। पैट्रियाज बोल रहा होता है कि ये क्या था अभी, ये जो ड्रैगन रोर थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। एल्डर जू बोल रहा था ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ड्रैगन स्पेयर को इस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है लू जंग के खिलाफ। तो पैट्रियाज बोलता है नहीं, ये जो ड्रैगन की रोर थी ये कुछ और थी, ये ऐसी चीज थी जो कि ड्रैगन का स्पेयर कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक असली ड्रैगन आ गया है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो मिस लू जंग ने फैलाई होती है उसमें से बहुत खतरनाक एक ड्रैगन रोर सुनाई देती है, जिसकी वजह से जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होने लग पड़ते हैं। वो रोर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो हुआ टियानमिंग होता है, पीटियानियाओ होता है और उसके साथ हुआ टियानमिंग के साथ जो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक डिस्पल होता है, उनके लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे रोकने के लिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उस रोर को रोकने के लिए। एल्डर जू बोलता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वांग युन का स्पेयर है वो ऐसी रोर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पैट्रियाज बोलता है कि ये स्पेयर से आवाज ऐसी आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसी रोर थी जो कि एक ट्रू ड्रैगन ही निकाल सकता है। तो चैप्टर नंबर 48 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर जू बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, जो ड्रैगन्स है वो सिर्फ लेजेंड्स में होते हैं, वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। अभी तक किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा है। जो 5 प्रोविंसेस है पूरी दुनिया में, उन्होंने बस इतना कंफर्म किया कि सिर्फ जो वीरेंस होते हैं वही पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो पैट्रियाज बोलते हैं कि जब हमारी फाइट हुई थी क्लाउड हॉल में 10 साल पहले, तो मैंने एक वीरेन को देखा था, पर ये जो अभी ड्रैगन रोर हमने सुनी ये बड़ी ज्यादा डिफरेंट लेवल पे थी। इसका ओरा सिमिलर है जैसे वांग युन की बोन स्पेयर में था, पर अब बोल भी कह सकते हैं जो डिमोनिक इनिशिएट की है ये हमारी साइट को ब्लॉक कर रही है। तो जो डिस्पेल भी होश हुए होते हैं उनके लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आ जाता
होता है और जो पिल्स बांट रहा होता है उन सभी को, वो सभी को ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि लूजेंग कहाँ पे है, लूजेंग को क्या हुआ। फिर जो मिस्ट होती है वो गायब होने लग पड़ती है और हमें दिखाई देता है कि लूजेंग बिल्कुल खड़ा होता है सीधे। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ी खुशी से लूजेंग को आवाज डालता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लूजेंग खड़ा कैसे है और वांग युन कैसे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ अभी। तो तीसरा डिस्पल बोल रहे होते कि वांग युन ने तो अभी बड़ा ज्यादा खतरनाक पावरफुल ड्रैगन रोर को रिलीज किया हुआ था, तो लूजेंग बिल्कुल ठीक कैसे है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था मिस्ट के अंदर। तो जब वांग युन ने उसकी तरफ अटैक किया था ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक का, तो लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था। फिर लूजेंग ने अपने दांतों को ग्रिट किया था और अपनी स्वॉर्ड से असली ड्रैगन रोर को रिलीज किया था जो कि उसके अंदर है। उस ड्रैगन रोर की वजह से जो वांग युन होता है वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लूजेंग जल्दी से अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है और जो उसे पिघला के एसेंस में क्रिएट कर लेता है और उसे खा जाता है। और वो एक एसेंस की ड्रॉप को वहीं पे रहने देता है। जो ड्रैगन होता है वो उस एसेंस को ड्रिंक कर लेता है। कॉल्ड्रन में से दो लाइटें निकलती है पर्पल कलर की, एक लूजेंग की तरफ जाती है और एक वांग यान के हेड की तरफ जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि अगर ये पर्पल लाइट नहीं होती जो कि तुम्हारी सोल को रिपेयर कर रही है तो तुम अभी पागल हो गए होते। मैंने तुमसे तुम्हारा बोन स्पेयर ले लिया पर उसके बदले मैंने तुम्हें पर्पल लाइट दे दी है जो कि तुम्हारी सोल को पावरफुल बना देगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लुक क्या होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारा स्पेयर गायब हो गया और ये सीन जो हुआ है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है ड्रिजल पी का लूजेंग यहाँ पे जीतता है। तो जो पैट्रियाच होता है और एल्डर जू होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लूजेंग उन्हें ग्रीट करता है। पैट्रियाच सोच रहा होता है कि जैसा मैंने फील किया था वैसा नहीं लग रहा मुझे, इसका ओरा जरा भी खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या है। एल्डर जू बोलता है लूजेंग क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ अभी और ऐसा कैसे कि जो वांग युन है वो नीचे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। लूजेंग स्माइल करता है और बोलता है कि एल्डर जू तुम मुझसे बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो। हमेशा जो फाइट में एक पर्सन नीचे गिरा ही होता है, अगर वहाँ पे अभी वांग युन नहीं होता तो वहाँ पे मैं होता, सिंपल सी बात है। तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ। तो एल्डर जू बोल रहा था कि मैं थोड़े इमोशंस के साथ क्वेश्चंस को पूछा था तो मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। तो लूजेंग बोलता है मुझे भी पक्का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वांग युन मेरी तरफ अपने बोन स्पेयर को लेके आ रहा था तो उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रैगन रोर को यूज किया था और उसकी वजह से बड़ी ज्यादा अलग अलग तरह की रेनबो लाइट अपीयर हुई और तब मैंने देखा जो वांग युन था वो नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था और मुझे नहीं पता उस लाइट ने मुझे घेर लिया था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सोल है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो पैट्रिया सोच रहा होता है क्या वो लाइट ऑफ 7 स्टार ग्रास थी। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ईस्टर्न प्रोविंसेस में ऐसी चीज नहीं है, इस तरह की डिवाइन हब नहीं पाई जाती है। जो एल्डर जू और पैट्रियाच उसको देख रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है जो हुआ वो हो गया है, अब मुझे ये बताओ कि वांग युन ठीक है क्या। तो जो हेल्थ केयर का मेंबर होता है वो बोलता है कि पैट्रियाच एल्डर वांग युन मुझे ठीक लग रहा है, वो सिंपली बेहोश हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ है। पैट्रियाच अपने सिर को हिलाता है और जो हेल्थ वाला मेंबर होता है वो देख रहा होता है उनकी तरफ ध्यान से, वो आगे और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है अभी। वेल शक तो हो गए लूजेंग के ऊपर जैसा उसने अभी किया है। एल्डर जू बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ वांग युन की ताकि वो जाग पाए और हमें बता सके कि क्या हुआ है अभी। थोड़ा टाइम के बाद वांग युन अपनी आंखें खोल देता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। लूजेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जैसे उठता है और बोलता है कि मेरे ड्रैगन स्पेयर कहाँ गया। एल्डर जू बोलता है वांग युन क्या तुमने अपनी जो स्पेयर है उसको अपनी स्पेशल रिंग में डाल दिया। तो वांग युन बोलता है नहीं, मेरी स्पेशल रिंग में नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ऐसे ड्रैगन स्पेयर कहाँ पे गायब हो सकता है। वो लूजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लूजेंग का काम है। लूजेंग अपने सिर को हिला देता है और बोलता है मेरे पास नहीं है। एल्डर जू पूछता है कि वांग युन तुम हमें बता सकते हो कि क्या हुआ जब तुम लूजेंग से फाइट कर रहे थे और वो ड्रैगन रोर क्या थी। वांग युन बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, जब हम फाइट कर रहे थे तब एक बहुत खतरनाक ड्रैगन रोर आई कहीं से और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं है। तो एल्डर जू बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे जो तुम्हारा ड्रैगन स्पेयर था वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया है, उसकी वजह से इतनी पावरफुल रोल सुनाई दी है सभी को। वांग युन बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ है। एल्डर जू बोलता है कि यही अब क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ट्रुथ के लिए, क्योंकि और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम कि वो ड्रैगन रोर कहाँ से आई। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि तुम्हारा जो स्पेयर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ और उसकी वजह से रोर सुनाई दी सभी को। फिर वो दोबारा पूछता है उसको कि हाँ वांग युन तुमने क्या एक लाइट को देखा था जो तुम्हारे सिर में एंटर कर रही थी, रेनबो लाइट जैसी। तो वांग युन बोलता है रेनबो लाइट रेस वो क्या है अब। फिर एल्डर जू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर वांग युन सोचता है और अपनी आईज को क्लोज करता है। वांग युन बोलता है हाँ
मेरे बोन स्पेयर तो गुम हो गया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नरिशमेंट दी है मेरी सोल को और मेरी सोल स्ट्रॉन्ग हो गई है। पैट्रियाज थोड़ी सस्पिशन की नजरों से लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि अब फाइनल फाइट की बारी है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजेंग पक्का ही फर्स्ट प्लेस ले जाएगा, क्योंकि उसने तो वांग युन को भी हरा दिया है। तो दूसरे डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि अभी मुश्किल है ये बताना, क्योंकि अभी हुआ टैनमिंग भी और पी टियानियाओ भी है और वो वीक नहीं है जरा भी लूजेंग से। तो जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ड्रिजल पीक पक्का ही टॉप 2 में से एक होगा। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि लूजेंग ब्रदर तो बड़े अच्छा कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते कि हमारा पिल अलाउंस और हमारा फेम जो होगा वो दोबारा से बनेगा, जो हमें पिल्स मिलती थी वो हमें शायद ज्यादा मिलेंगी अब। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि पहले के टाइम में लूजेंग की बहन जो थी लुयान, उसने मैनेज किया था यूनियो पीक को सेकंड प्लेस पे लाना, वो भी अपने आप अकेले। पर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद लूजेंग उसका भाई उस मिरेकल को रिपीट करेगा। तो वो ओल्ड इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजेंग को स्टार्टिंग में मिला होता, जो कि टियानी पीक का होता है इंस्ट्रक्टर। वो सोच रहा होता है पुराने सभी एनकाउंटर्स को जब उसने लूजेंग को देखा था। वो सोच रहा होता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्टर सूनेस को बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अगर मुझे पता होता ये ऐसा ऐसा कर सकता तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता लूजेंग को अपने पीक में लाने की। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि टियानी पीक हुआ टियानमिंग वर्सेस लूजेंग। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो ये फाइनली हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खून खोल रहा है। जो क्यूंगिन सेक्ट के 2 मिरेकल्स है वो आपस में फाइट करने लगे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालेगा? मैं सच्ची में उसकी स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसकी स्वॉर्ड कैसे दिखती है। हुआ टियानमिंग और लूजेंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। लूजेंग बोलता है कि शुक्र है मुझे फाइनली चांस मिल गया तुमसे फाइट करने का, मैं बड़े टाइम से इंतजार कर रहा था तुमसे फाइट करने के लिए, तब से जब से हमने वो मॉन्स्टर से फाइट की थी तब। हुआ टियानमिंग बोलता है सेम, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता था, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा ये एक दूसरे को जानते थे? तो एक बोल रहा होता है किसको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ हुआ टियानमिंग की स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है हाँ अब ये शायद अपनी स्वॉर्ड को यूज करेगा। लूजेंग बोलता है कि तुमने अपने पूरे मैच में अपनी स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं किया है। जो मैच को देखने वाले बाकी डिस्पल्स हैं वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारे स्वॉर्ड को देखने के लिए। हुआ टियानमिंग बोलता है जैसे मैंने पहले बोला था मैं अपनी स्वॉर्ड को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लूजेंग बोलता है अब बताओ अब तुम्हें जरूरत है कि नहीं? तो हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ अब मैं यूज करूंगा इसको। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड पे खून के निशान होते हैं बड़े ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं किस तरह की स्वॉर्ड है, इस पे तो जंग लगा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं हो सकती। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग इस कचरे को लेके घूमता रहता था? तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो डाउट है कि वो नॉर्मल स्वॉर्ड को कभी भी अपनी पीठ पे लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग और जितना उसका नाम स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में लियान की सेक्ट की टेक्निक्स में पढ़ा है, ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड है जिसमें जो खून के निशान होते हैं वो कभी फेड नहीं होते हजारों सालों तक भी। फिर लूजेंग बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड का नाम है स्ट्रीमिंग लाइट और ये एक लो टायर इमोर्टल वेपन है। ये जो ब्लेड है इसे कुछ ही टाइम हुआ है फोर्ज किए गए। हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ मैं रिमेम्बर करता हूँ, ये वही लास्ट स्वॉर्ड है ना जो चे डोजी ने फोर्ज की थी, बट ये सैडली फिनिश नहीं कर पाया था वो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे फिनिश किसने किया है। लूजेंग बोलता है कि मैंने इसे फिनिश किया जब मैं लास्ट टाइम जान हुआ पीक में था। तो हुआ टियानमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने इसे खुद फोर्ज किया है? लूजेंग बोलता है हाँ। वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा के बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ, चलो फाइट करते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 47 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साइंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को सभी को दिखा देता है और फिर लूजेंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। हुआ टियानमिंग बोलता है मुझे याद है ये जो है ये चेडोजी की लास्ट स्वॉर्ड थी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, ये स्वॉर्ड किसने कंप्लीट की है, क्या तुम मुझे बता सकते? तो लूजेंग बोलता है ये स्वॉर्ड मैंने कंप्लीट की है। हुआ टियानमिंग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने कंप्लीट की है। तो लूजेंग बोलता है हाँ मैं फाइट के लिए बड़ा ज्यादा बेताब हूँ, तो चलो फाइट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लूजेंग एक रिफाइनर भी है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये पक्का बकवास कर रहा है, हर एक बंदे की एक लिमिट होती है, कोई इतना भी अच्छा नहीं होता कि हर चीज में परफेक्ट हो, ये आगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अब खुद को रिफाइनर भी बोल रहा है, इमोर्टल टायर वेपन तक रिफाइन करने के लिए ये कुछ ज्यादा फेंक रहा है। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कोई भी कहीं से भी
कर दे। ट्रुथ बाहर आ जाएगा जब हम जान हुआ पीक के डिसिपल्स को पूछेंगे। पैट्रियाच भी सभी को सुन रहा होता ध्यान से और फिर एल्डर जू की तरफ देखता है। एल्डर जू बोलता है कि मैं किसी को भेजता हूँ जान हुआ पीक में ताकि वो पता कर सके। तो पैट्रियाच बोलते है कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट है वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो एल्डर जू बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है लूजेंग के वर्ड्स पे। तो पैट्रियाच बोलता है ये जो बच्चा इसने इतने ज्यादा सरप्राइजेस आगे शो कर दिए हैं, मैं इसकी हर कही हुई बात को बिलीव करूंगा। अगर ये भी बोल दे कि ये एक रीइंकार्नेशन एक इमोर्टल का, तो मैं वो भी मान लूं। एल्डर जू सुन रहा होता बड़े हैरान हो के इसको। तो पैट्रियाच बोलता है कि एल्डर जू मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जो लूजेंग की करंट एबिलिटीज है अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी हेल्प करूंगा तो ये बड़ी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को पा पाएगा क्लाउड होल में, जिसकी वजह से मेरे को बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। वो टैनविंग बोल रहा होता है कि मैं 16 साल की एज में स्काई रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसकी वजह से कोई भी पर्सन एडमायर करने के लिए नहीं बचा था ईस्टर्न प्रोविंसेस में। मैंने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था और मैं थोड़ा बहुत एनलाइटेंड हुआ था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए 10 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गया था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए। जो पीटीएन है वो फर्स्ट है और लूजेंग तुम सेकंड हो। मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा इस राउंड में। फिर लूजेंग बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हुआ टैनविंग होता है वो स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं एडमिट कर सकता हूँ जो हुआ टैनविंग की स्वॉर्डमैनशिप है वो मेरे से ज्यादा अच्छी है। फिर लूजेंग भी हुआ टैनविंग की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं पर वो एकदम से एक दूसरे को डॉज कर लेते हैं स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इनकी मूवमेंट तो बड़ी ज्यादा प्यारी है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता हूँ इस लेवल पे तो कोई भी स्काई रेलम का डिस्पल मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है औकात में रहो। इस तरह के स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट के लिए एनलाइटेंड होना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे वो? फिर हुआ टैनविंग हवा में कूदता है और लूजेंग की तरफ अपनी किक करता है। उस किक से वजह से एक स्वॉर्ड का स्लैश लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टैनविंग के हर एक मूव से स्वॉर्ड का स्लैश जा सकता है उसकी बॉडी से। लूजेंग की तरफ स्लैशेस आ रहे होते हैं तो फिर लूजेंग बोलता है ये सही था। फिर लूजेंग भी वैसे ही करता है और जो